नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत की 1985 के बाद सबसे गंभीर विमान दुर्घटना पर। यह हादसा न केवल तकनीकी विफलता का मुद्दा था, बल्कि आपदा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। सबसे पहले, क्या आप संक्षिप्त रूप से बता सकते हैं कि यह दुर्घटना कब और कैसे हुई? नमस्कार। यह हादसा 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुआ था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आइन्स 1344 दुबई से आ रही थी, जिसमें 190 लोग सवार थे। भारी बारिश और रनवे पर फिसलन के कारण प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और 2 हिस्सों में टूट गया। आपने रनवे पर फिसलन और बारिश का जिक्र किया। क्या ये प्राकृतिक कारण ही मुख्य वजह थे या तकनीकी या मानवीय त्रुटियां भी इस हादसे में शामिल थीं? बहुत अच्छा सवाल। दरअसल जांच में सामने आया कि पायलट ने टेबल टॉप रनवे पर अपेक्षाकृत आगे उतरने का निर्णय लिया, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो गई। खराब मौसम, सीमित दृश्यता और तेज बारिश ने स्थिति को और जटिल बना दिया। तकनीकी रूप से विमान और एयरपोर्ट की स्थिति ठीक थी, लेकिन मानवीय निर्णय अहम रहे। टेबल टॉप रनवे को लेकर कई बार चर्चा हुई है। कृपया समझाएं कि टेबल टॉप रनवे क्या होते हैं और इनसे जुड़े जोखिम किन किन रूपों में सामने आते हैं। टेबल टॉप रनवे पहाड़ी या ऊंचे स्थानों पर बने रहते हैं, जिनके दोनों ओर गहरी खाई होती है। इस तरह के रनवे पर लैंडिंग में गलती की गुंजाइश कम होती है। अगर विमान थोड़ा भी आगे या पीछे उतरता है तो वह रनवे से बाहर जा सकता है, जैसा कि कोझिकोड में हुआ। क्या भारत के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी ऐसे रनवे हैं? और क्या इन पर लैंडिंग के लिए पायलट्स को विशेष प्रशिक्षण मिलता है? बिल्कुल। मैंगलोर और कैलिकट जैसे एयरपोर्ट्स भी टेबल टॉप रनवे हैं। इन पर लैंडिंग के लिए पायलट्स को विशेष सिम्युलेटर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे सीमित ब्रेकिंग डिस्टेंस और संभावित जोखिम से निपट सकें। फिर भी प्राकृतिक आपदाएं और दृश्यता की कमी जोखिम बढ़ाती है। इस दुर्घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव कार्यों में क्या चुनौतियां सामने आईं? क्या स्थानीय एजेंसियों की तत्परता पर्याप्त थी? हादसे के बाद स्थानीय पुलिस, दमकल और नागरिक प्रशासन ने तेजी से कार्य किया, लेकिन विमान 2 हिस्सों में बंट चुका था और भारी बारिश हो रही थी, जिससे घायलों को निकालना कठिन था। बावजूद इसके 139 यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी आपदा परिस्थितियों में समय की कितनी अहमियत होती है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिनका पालन किया जाता है? हाँ, विमान दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर का सिद्धांत मान्य है, जिसमें पहले 60 मिनट में अधिकतम जानें बचाई जा सकती हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इकाओ ने आपदा प्रबंधन के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, जिनका पालन भारतीय एजेंसियां भी करती हैं। इस तरह के हादसों का यात्रियों और उनके परिवारों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। कृपया बताएं कि ऐसे हादसों के बाद मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे किस प्रकार सामने आते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद यात्रियों में PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, भय और अवसाद जैसी समस्याएं आम हैं। 2019 की एक स्टडी के अनुसार 40% एयर क्रैश सर्वाइवर्स को दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत पड़ती है। क्या भारत में एयरलाइंस या सरकार इस तरह की मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करती है? कुछ एयरलाइंस ने मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था की है, परंतु भारत में यह सुविधा अभी सीमित है। विकसित देशों की तुलना में यहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच कम है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। विमानों के डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स को लेकर क्या कुछ खास बातें हैं जो ऐसे हादसों में जान बचाने में मदद करती हैं?
आधुनिक एयरक्राफ्ट में क्रैश, एब्जॉर्बिंग सीट्स, इमरजेंसी स्लाइड्स और फायर रेसिस्टेंट मटेरियल्स होते हैं। उदाहरण के लिए बोइंग 737 में मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट होते हैं जिससे इवैक्यूएशन तेजी से हो सके। क्या इस हादसे में ये सेफ्टी फीचर्स कारगर सिद्ध हुए? हाँ, अधिकांश यात्री इमरजेंसी स्लाइड्स और शीघ्र निकासी के कारण बच पाए। हालांकि विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, फिर भी सेफ्टी फीचर्स ने मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया। इस दुर्घटना के बाद DGCA और अन्य नियामक संस्थाओं की क्या भूमिका रही? जांच प्रक्रिया कैसे संचालित होती है? DGC यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत जांच शुरू की। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण किया गया। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं ने लैंडिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू की। क्या इन जांचों के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाते हैं? इससे सिस्टम में पारदर्शिता आती है? कुछ रिपोर्ट्स सार्वजनिक होती हैं, जिनमें प्रमुख कारण, सिफारिशें और सुधार के उपाय शामिल होते हैं। इससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ता है, लेकिन संवेदनशील डेटा गोपनीय रखा जाता है। इस तरह की दुर्घटनाओं का एयरलाइन इंडस्ट्री पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? क्या यात्रियों का भरोसा कम होता है? संक्षेप में, हाँ, हादसों के बाद एयरलाइंस को यात्रियों का विश्वास फिर से जीतना पड़ता है। IATA की रिपोर्ट के अनुसार बड़े हादसों के बाद अगले 6 महीनों में 15% तक पैसेंजर ट्रैफिक कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में एयरलाइंस क्या कदम उठाती हैं जिससे यात्रियों का भरोसा बहाल हो सके? वे सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपडेट करते हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग बढ़ाती हैं और यात्रियों को आश्वस्त करने के लिए खुले संवाद का रास्ता अपनाते हैं। साथ ही मीडिया को नियमित जानकारी दी जाती है। भारत के एविएशन सुरक्षा मानकों की तुलना अगर हम अमेरिका या यूरोप से करें तो क्या अंतर देखने को मिलते हैं? यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा निरीक्षण और पायलट ट्रेनिंग अधिक कठोर होती है। भारत में भी सुधार हुए हैं, लेकिन रनवे डिजाइन, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में अभी भी अंतर है। आईसा की 2019 रैंकिंग में भारत का स्कोर 57%, जबकि वैश्विक औसत 80% है। इस अंतर को पाटने के लिए कौन कौन से कदम जरूरी हैं? रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड वेदर रडार्स और नियमित ट्रेनिंग बढ़ाना चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने की जरूरत है, जिससे सुरक्षा स्तर बढ़े। आखिरकार भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कौन कौन से तकनीकी और प्रक्रियागत नवाचार जरूरी है? AI, बेस्ट वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक लैंडिंग असिस्ट और स्मार्ट रनवे सेंसर्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। यूरोप में कुछ एयरपोर्ट्स पर रनवे एंड सेफ्टी एरिया रेसा का विस्तार किया गया है, जिससे विमान फिसलने पर भी सुरक्षा बनी रहती है। क्या भारत में इन नवाचारों को लागू करने में कोई बाधा है? मुख्य बाधा पूंजी निवेश और तकनीकी दक्षता है, लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही भारत में भी ये सुधार देखने को मिलेगा। आखिर में इस पूरे प्रकरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के लिए क्या संदेश है? सबसे बड़ी सीख यही है कि सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना सबकी जिम्मेदारी है। यात्रियों को भी इमरजेंसी प्रोसीजर समझने चाहिए और एयरलाइंस को ट्रांसपेरेंसी व सुधार के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। धन्यवाद, आपने बेहद उपयोगी और विस्तृत जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर हम भविष्य में और सुरक्षित यात्रा की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। जागरूकता और सतत सुधार से ही हम हवाई यात्रा को और सुरक्षित बना सकते हैं।